एवं मार्गदर्शक लेखक है। आपकी 14 किताबें और करीब 250 से ज्यादा शोध पत्र एवं आलेख विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। प्रोफेसर भारद्वाज जी ने 23 अंतर्राष्ट्रीय 150 राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भी अपने आलेख प्रस्तुत किए हैं। 23 अंतर्राष्ट्रीय आपके निर्देशन में 12 शोधार्थियों को पीएचडी अवार्ड हो चुकी है। 2006 में आपको राजनीति विज्ञान सृजनात्मक लेखन हेतु डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऐसी राजनीति विज्ञान की महान हस्ती को अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। उनका इस वेबिनार के समापन समारोह में हार्दिक स्वागत, वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद सपना मैडम। और आज की इस सत्र की मुख्य अतिथि आदरणीय गुरुवर भारद्वाज साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपने आशीर्वचन दे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर जो कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है उस पर अपनी बात रखे। आदरणीय गुरुवर भारद्वाज साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इसमें भाग ले रहे सभी विद्वज्जन, प्राध्यापक, शोधार्थी, इन सभी को हम अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। विषय बहुत रोचक है। प्रायः ऐसे विषय जो कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंध रखते हों, जो विदेश नीतियों को प्रभावित करती हो, उन पर विमर्श करना अच्छा भी लगता है और कभी कभी खतरा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि हम लोग उस व्यवहारिक अंतर्राष्ट्रीय जगत से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से सिर्फ सेकेंडरी और टर्सरी सोर्स के माध्यम से जुड़कर अपनी ओपिनियन बनाते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के यथार्थ हैं, उन पर हम विमर्श नहीं कर पाते। हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारी अपनी दृष्टि है, सोच है, हमारा अपना परिवेश है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक संप्रेषित करते हैं। पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, कोरोना के बाद का जो विश्व है, उसमें सैद्धांतिक दृष्टि से तो बहुत परिवर्तन हुए हैं, नीतिगत परिवर्तन हुए हैं। राज्यों के परस्पर जो अंतर संबंध हैं वो बिगड़े हैं। नए ध्रुव, नए सेंटर्स, अलाइनमेंट हमारे सामने आए हैं। लेकिन एक बात पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है, वो ये है कि प्रायः सभी राष्ट्र भयभीत हैं। आतंक और तनाव से ग्रस्त हैं। राष्ट्रों में एक अवसाद का वातावरण है और एक नेगेटिव साइकी या नकारात्मक मनोविज्ञान राज्य के विदेश नीति के निर्धाताओं के मन में घर कर गया है।
कोविड-19 यह धारणा संपुष्ट होती जा रही है कि वुहान में स्थित वायरोलॉजिकल लैब में मानव निर्मित है और यह चीन के द्वारा किए गए सांकेतिक परीक्षण का परिणाम है। चीन की वायरोलॉजिकल लैब एशिया की सबसे बड़ी लैब है। फिर मैंने कहा कि हम सब सेकेंडरी और टर्सरी सोर्स पर निर्भर करते हैं। प्राइमरी स्थिति को देखने के लिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की टीम लगी हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम लगी हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चीन की इस लैब में इस प्रकार के लगभग 2400 केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स, जिन्हें हम वेपन्स ही कहेंगे, मौजूद हैं जो परीक्षण किए जा चुके हैं। यह हमें विश्व के मानवता के ऊपर एक बड़ा नकारात्मक संकेत और संदेश देता है। एक और जहां हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वाणिज्य, व्यापार, संस्कृति, साहित्य, कला, दर्शन, रीति रिवाज, लोकाचार, परंपराओं के आदान प्रदान की बात करते हैं, उन सब के ऊपर जब इस प्रकार का मानव विनाश और महाविनाश के प्रयोग होते हैं तो संस्कृतियां और दर्शन ध्वस्त होते हुए नजर आते हैं। साहित्यिक टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं कि नीत्शे का चिंतन चरितार्थ हो रहा है। हिटलर और मुसोलिनी के जो टॉर्चरिंग चैम्बर थे वो पुनः सक्रिय हो गए हैं। बिना किसी वेपन्स के, बिना युद्ध लड़े, जब इतना महाविनाश हम सब लोग देख सकते हैं तो अभी इसमें फिर मानव के विकास की नीतियों के बनाने का क्या आशय है? मानवता, मानवाधिकार संरक्षण, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयास, ये सब हमें छोटे लगते हैं। एक पृष्ठभूमि तो कोविड के बाद की यह है। दूसरी पृष्ठभूमि है कि राष्ट्रों के बीच में विश्वास का संकट खड़ा हो गया। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर उनके संबंध एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र पर विश्वास पर खड़े थे। आज वे अपने आप में पुनः समीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से वुहान वायरोलॉजिकल लैब के प्रयोगों को, उसके प्रभाव को, मरने वाले लोगों को संबंध में गलत आंकड़े जो प्रस्तुत किए, उससे पूरी दुनिया भ्रमित रही। वह इसे कोई प्राकृतिक प्रकोप मानने लगी। चीन ने एक पेंगुइन थ्योरी दी, एक बैट थ्योरी थी,
वास्तव में देखा जाए तो यह प्रयोगशाला में बनाए गए वायरस से निकले एक महाविनाश के प्रयोग थे। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात ये हुई, जहां विश्व के बहुत सारे लोग एक्सपोज्ड हुए, उनकी व्यवस्थाएं एक्सपोज्ड हुई। खास करके मैं यूरोपियन राष्ट्रों की बात करूंगा, इंक्लूडिंग अमेरिका और ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों की भी बात करूंगा, जो दुनिया में स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्कृष्ट माने जाने वाले राष्ट्र हैं। उन राष्ट्रों की वास्तविकता सामने आई और वे राष्ट्र स्वास्थ्य को लेकर के, संरक्षण को लेकर के, भारत के खाद्यान्न को लेकर के, आपूर्ति को लेकर के जो अक्सर उपहास उड़ाते थे, उनको कोविड काल में भारत की ओर से बिना प्रयास किए हुए बहुत बड़ा संदेश दिया। जिस प्रकार से हमने कोरोना काल में अपने आप को बचाए रखा, खड़ा रखा, लाखों करोड़ों लोगों को सरकार की योजनाओं के तहत भोजन का वितरण किया, स्वास्थ्य संबंधित दवाइयों का वितरण किया और सर्वे भवन्तु सुखना का संदेश दिया, हम सब भाई भाई हैं, एक भ्रातृत्व की नीति का संदेश दिया। कोविड काल में जब हमें अपने नागरिकों को बचाने के लिए और भारतवर्ष को संरक्षित रखने के लिए दवाइयों की आवश्यकता थी, ऐसे काल में हमने ब्राज़ील सहित अनेक दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई, अफ्रीकी राष्ट्रों को मेडिकल एड दी। इसने भारत के स्वाभिमान को पुनर्स्थापित किया। न सिर्फ इतना, एक भारत पावरफुल राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आया। सभी लोग भारत के इस पुनर्जागरण को, भारत के अंदर इस अंतर्निहित क्षमता को देखने समझने में जो गलती कर बैठे थे, उनको एक बहुत बड़ा संदेश मिला। अभी चित्रा जी ने बताया था कि विश्व की बात तो अलग है, केंद्र और राज्यों पर भी हमें यही चीज़ देखने को मिलती है। कुछ राज्यों ने तो कोविड काल में भी केंद्र सरकार को कटघरे में लाने में कसर नहीं छोड़ी। राज्यों के मध्य भी जो परस्पर संबंध होने चाहिए, वह उतनी साजीदगी और उतनी निपुणता के साथ में नहीं निभाए गए। केंद्र के द्वारा घोषित अनुदान, दवाइयाँ और स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। इस संकट के समय भी केंद्र और कुछ राज्यों के द्वारा हमें समन्वय का अभाव देखने को मिला। संकट काल में भी क्षेत्रीयता हावी रही। केंद्र की योजनाओं को संकट की दृष्टि से देखना, उनमें एक रूपता न होना,
सरकारों के ऊपर निर्भरता और समन्वय की कमी होना, ये कोविड काल में तो था ही था, लेकिन पोस्ट कोविड भी हमें देखने को मिला। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरी दुनिया में हुआ, वो है डिजिटल मोड सिस्टम का स्ट्रेंथन होना। गांव-गांव में, शहर में और महानगरों के में रहने वाले सब लोग कंप्यूटर फ्रेंडली हुए, लैपटॉप फ्रेंडली हुए और मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे। इस जुड़ाव ने हमें कमजोर नहीं होने दिया। तो विज्ञान का यह वरदान जो कुछ सीमित विद्वानों और पुस्तकों तक सीमित था, आज रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाले से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक एकाकार हुआ है। पूरा विश्व एकाकार हुआ है। हम और आप भी उसी माध्यम में से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। दूसरी बात यह है कि भारत की जो शुचिता की दृष्टि थी, जीवन दृष्टि थी, उस जीवन दृष्टि को दुनिया के सभी राष्ट्रों ने अंगीकार किया। अभिवादन के तरीके, खान पान, रहन सहन, हमारे लोकाचार, शुद्धता, शुचिता, पवित्रता के विचार दुनिया में सभी लोगों ने स्वीकार किया और उन्हें अपने जीवन का अंग बनाया। हमारी भारतीय संस्कृति में हम जो जूते चप्पल पहनते हैं वो घर के अंदर नहीं लाते थे। बाहर ही कठोता रखा रहता था जिसमें पानी रहता था। घर में घुसने के पहले हम पानी से अपने पैरों हाथों को धोते थे। नित्य स्नान करना, शरीर की सफाई करना, अनावश्यक स्पर्श न करना, सूतक को मानना जिसे हम क्वारंटाइन बोलते हैं, यह सब हमारे भारतीय जीवन दर्शन और परंपराओं में निहित थे और इसे आज पूरी दुनिया एक सिद्धांत के रूप में, एक नीति के रूप में, एक नियमावली के रूप में बना रही है। निरपेक्ष भाव से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, वैचारिक धरातल पर जुड़े रहें, मानसिक धरातल पर जुड़े रहें, संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से जुड़े रहें। यही वह ताकत है जो राष्ट्र को बचाए रखे। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में जब त्राही त्राही मच रही थी तो लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास, उनका संयम, उनका आत्मबल सामान्यतः से अधिक था और लोग भावुक होकर के उस बात को देखने लगे, प्रकृति का और ईश्वर का अभिवादन करने लगे। मुझे एक घटना याद आती है, मैंने कहीं पढ़ी थी उसी ड्यूरेशन में कि इटली के एक वृद्ध व्यक्ति जब बीमार हुए तो वो अस्पताल में गए। 10-15 दिन के इलाज के बाद में वो ठीक हो गए
और उसके बाद में जब उनके हाथों में बिल दिया गया तो उस बिल को देख करके वो रोने लगे। लोगों ने समझा कि बिल अधिक है, इसकी धनराशि अधिक है और यह व्यक्ति वृद्ध है, फूट फूट करके रो रहा है, चलो इस बिल में से कुछ पैसे कम कर देते हैं। उन्होंने उसके आधे पैसे कर दिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का रोना, चीखना, चिल्लाना कम नहीं हुआ। तब वहाँ के डायरेक्टर आए और उन्होंने पूछा, हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने, कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? हम आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आप हमें ये बताओ कि आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, मैं इस समय 86 वर्ष की उम्र का हूं, प्रति क्षण श्वास लेता हूं, जन्म से अभी तक मैंने कितनी श्वासें ली, कितनी छोड़ी, इसकी कोई गिनती नहीं। वायुमंडल की अशुद्ध वातावरण से शुद्ध वायु ऑक्सीजन लेता हूं और जीवित रहता हूं। मैंने प्रकृति को और ईश्वर को कभी धन्यवाद नहीं दिया, मैंने कभी उनके ऋण को स्वीकार नहीं किया। आज जब मुझे पता लगा कि श्वास की कितनी कीमत होती है, तो मैं ईश्वर के इस विनम्र भाव के प्रति भावुक हूं। यह केवल एक जीवंत उदाहरण नहीं है। हमने प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ किया है, हमने अपने एकाधिकार और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जिन उपक्रमों का सहारा लिया है, वे आज हमारे लिए घातक हैं। प्रकृति और ईश्वर के प्रति हम कितना भी विश्वमन करें, लेकिन उसकी कृपा से हम अछूते नहीं रह सकते। यह भाव इटली के उस व्यक्ति ने व्यक्त किया और उसने अपनी सारी संपत्ति, वो वहाँ का बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने उस व्यापार को बंद करके उसमें एक हॉस्पिटल बनाया और उस हॉस्पिटल को जहाँ उसने इलाज कराया उसके साथ में दान कर दिया। ये घटना हमको यह बताती है कि हमें अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज यदि हम अंतर्राष्ट्रीय की दिशा और दशा को देखें, कूटनीति को देखें, तो सबसे पहला पाठ है अकृतज्ञता। जिससे मित्रता करो उसे धोखा दो, क्योंकि कोविड काल में भी चीन हमारी सीमाओं पर हरकतें करता रहा। पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों का प्रवेश भारत के अंदर कराता रहा। उसने ये नहीं देखा किसी राष्ट्र ने किसी राष्ट्र की मजबूरी का फायदा उठाया। लेकिन भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जिसने स्वयं कष्ट सहा और विश्व के अनेक राष्ट्रों को मदद दी। कोविड की वैक्सीन बनाने में भी भारत प्रथम रहा और आज दुनिया के लगभग 86 कंट्रीज को भारत जो हमारा कोविड वैक्सीन है उनको दे रहा है, सस्ती दे रहा है, किफ़ायती दामों पर दे रहा है, जिससे कि मानवता संरक्षित रहे, मनुष्य संरक्षित रहे, उसका जीवन संरक्षित रहे। इस दृष्टि से एक बात तो जरूर उभर के सामने आई है कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए।
और जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, यह तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लेस डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभर के सामने आया है। मुझे लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों, ट्रांसनेशनल कंपनियों से के प्रति भी राष्ट्रों ने आक्रोश व्यक्त किए। चीन के अंदर जापान, कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इनके बहुत सारा मल्टीनेशनल्स कंपनियां थी, उनको विड्रॉ किया क्योंकि विश्वास की कमी थी। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हम फिर से नए तरीके से अपने जीवन को परिमार्जित करें, राष्ट्र अपनी नीतियों में पुनः अनुसंधान कर संशोधन करें और छोटे छोटे जो प्रतिस्पर्धी भाव हैं उनसे उठकर समग्र मानवता के लिए विचार करें। तभी निश्चित तौर पर हम एक सही राष्ट्र के रूप में खड़े हो पाएंगे। मुझे लगता है कि आज के इस समय में मैं आप लोगों के बीच इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति है तो राष्ट्र है और राष्ट्र है तो व्यक्ति है। इन दोनों में एक अन्योन्याश्रित संबंध है और एक राष्ट्र है तो दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध है, कूटनीति भी है, उतार चढ़ाव भी हैं, लेकिन उसमें मानवीय तत्व को खोजना और उसको स्थायित्व प्रदान करना यह हम सभी राष्ट्रों का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे पता नहीं कितना मैं विषय के साथ न्याय कर पाया हूँ। आयोजक महोदय, विशेष तौर पर ममता जी ने किस उम्मीद के साथ मुझे यहाँ आप लोगों के लिए बुलाया, उनको पूर्ति कर पाया है नहीं कर पाया, यह मैं आप पर, ममता जी पर छोड़ता हूँ। मेरे मन में जो मुझे लगा मैंने आप लोगों के बीच में अपने विचार रखे। एक बार पुनः आप सभी का आभार। मुझे यह मौका दिया आप लोगों से मिलने का, सुनने का, विचार करने का, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।